डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या क्या नियम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान यानी कि कैसे उसको देखते हैं हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि टेंस तो 12 होते हैं, 12 की पहचान अलग है, हेल्पिंग वर्ब अलग है, मेन वर्ब अलग अलग लगता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है ता है, ती है, ते है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है। जैसे राम घर जाता है, वह घर जाती है, वे घर जाते हैं, आ रहा ना लास्ट में ता है, ती है, ते है। वो टेंस कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए ठीक है, पहचान तो हम गए कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसका ट्रांसलेट करने के लिए हमको क्या क्या नियम जानना जरूरी होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या लगेगी? सहायक क्रिया डू और डज लगेगा। क्या लगेगा? डू और डज। ठीक है, मेन वर्ब कौन सा लगेगा? यानी कि मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगती है। मुख्य क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कुछ में आईएनजी लगता है और इसमें तो यस या यस जुड़ेगा। तो अलग अलग टेंस में अलग अलग नियम है, एक एक करके हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ नीचे सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन जो करता होगा उसके साथ डज लगेगा, और जो है बहुवचन करता यानी कि प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की 2 सहायक क्रिया बताई गई, डू और डज, लेकिन एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू। अब ये एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है? एक वचन में ही, सी, इट या किसी का नाम आ गया, जैसे राम, श्याम, मोहन आदि जो भी नाम आते हैं वो सब नाम, और ही, सी, इट यानी कि ये सब किस में आ जाएंगे? एक वचनकर्ता में यानी कि सिंगुलर नंबर में। बहुवचन में एक से अधिक चीजें, आई, वी, यू, दे, यानी कि आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप या तुम, दे का मतलब वे। ये सब अगर इन सब से वाक्य शुरू है तो वो कौन से में आएगा? बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर में। ठीक है, हम एक वचन और बहुवचन जान गए, और ये भी जान गए कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। ठीक है, अब हमको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस पहला, पहले हम इसका नियम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके सबको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ सबसे पहला कौन सा ले लिए हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा ले लिए हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अगर वाक्य एक वचन का है, एक वचन मतलब अगर ही, सी, इट या किसी के नेम से शुरू है तो एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में, किसमें? मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में क्या लगेगा? यस या ईएस हम जोड़ते हैं। किसी कोई ऐसा वाक्य मतलब होता है जिसमें यस ही खाली जुड़ता है, किसी किसी में ईएस जुड़ता है। ठीक है, तो यस या ईएस में से एक हम लगाएंगे। और अगर वाक्य बहुवचन का है यानी कि आई, वी, यू, दे से शुरू है तो उसमें क्या होता है? यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आया? ये अफर्मेटिव के लिए रूल है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमको 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो ट्रांसलेट होता है 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद हम निगेटिव बताएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन के साथ यस या यस जुड़ता है और बहुवचन के साथ यस या यस नहीं जुड़ेगा, सिर्फ वर्ब जो रहेगा वही लग जाएगा। जैसे जाना वर्ब है तो गो लग जाएगा, आना है तो कम लग जाएगा, खाना है तो ईट लग जाएगा, बस सिर्फ वर्ब लगेगा। किसमें? बहुवचन के साथ। लेकिन अगर वही एक वचन है तो उसमें यस या यस जुड़ेगा। जैसे गो है तो वहाँ गोज लगेगा, कम है तो वहाँ कम्स लगेगा। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ फार्मूले होते हैं, मतलब कैसे कैसे उसको एडजस्ट करना। अब ऐसे थोड़ी है कि चाहे जहाँ जो वाक्य हम उठा के रख दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसलेट के भी कुछ रूल होते हैं। क्या होती हैं? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता।
क्या? कर्ता। वाक्य में जो करने वाला होता है वही क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है। उसके बाद वर्ब। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। वर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया। और सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? कर्ता। ठीक है। तो क्रिया यानी कि काम, जो काम वर्ब में हो रहा है, जैसे जाना, आना, नहाना, खाना, धोना, जो भी काम हो रहा है उसकी इंग्लिश हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ यस या यस जोड़ते हैं, लेकिन हमने ऊपर अभी बताया है कि अगर कर्ता, ये जो सब्जेक्ट है, अगर एक वचन है तो ही यहाँ यस या यस लगेगा। अगर कर्ता बहुवचन है तो यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, किसमें? बहुवचन में। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्म। क्या होती है? कर्म। यानी कि जैसे वह घर जाता है तो करने वाला वह हो गया, और वर्ब क्या हो गया? जाना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? घर हो गया। ऑब्जेक्ट हुआ ना। यानी कि कर्ता पहले यानी कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद यस या यस का प्रयोग अगर एक वचन है तो, अगर बहुवचन है तो इसको अवॉइड कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद हमको लगाना है यहाँ कर्म। ठीक है। इतना चीज़ें समझने के बाद अब हम इसका ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। यहाँ हमारे सामने एग्जाम्पल है, वह घर जाता है। ठीक है। सबसे पहले इसमें जानेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तभी ना हम इस फार्मूले पर रख पाएंगे। तो हमने बताया सब्जेक्ट होता है कर्ता। क्या होता है सब्जेक्ट? कर्ता। तो कर्ता यानी कि जो काम करता है। वह घर जाता है। कौन घर जाता है? वह। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही और सी दोनों होता है। तो अगर मेल है तो क्या लगेगा? ही तो लगेगा। फीमेल होता तब सी लगता। ठीक है। वह घर जाती है होता तब यहाँ क्या लगता? सी लगता। तो वह घर जाता है तो यहाँ सब्जेक्ट हम लगा देंगे ही। ठीक है। सब्जेक्ट पहले लगाना है, लग गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी कि जो काम करने वाला है। क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। वर्ब मतलब काम करने वाला नहीं, सॉरी, जो काम जो उसमें होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। काम करने वाला तो कर्ता हो जाएगा। ठीक है। तो जो काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। यानी कि जाता है, जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? गो। ठीक है। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लग गया? गो। अब जो गो का तीनों फॉर्म गो, वेंट, गॉन होता है वो आगे के टेंस में फिर हम समझा देंगे। ही गो हो गया। अब यहाँ देखना है यस या यस लगाना है। यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब यहाँ आ जाइए, ये एक वचन है कि बहुवचन? तो यहाँ से देखिए एक वचन में क्या आता है? ही आता है। तो एक वचन कर्ता में यस या यस का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ गो में क्या जोड़ देंगे? यस। ही गोज। अब यहाँ कहाँ जाता है? घर जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? घर, यानी कि होम। ही गोज होम। अब यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरण होता है तो वहाँ जो है टू का प्रयोग होता है। क्या होता है? टू। ही गोज टू होम। बन गया हमारा, ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। वह घर जाता है यानी ही गोज टू होम। ठीक है। ये तो हो गया एक वचन का। आइए एक एग्जाम्पल हम बहुवचन का भी कर लेते हैं। तो बहुवचन का एग्जाम्पल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए, मैं घर जाता हूँ, यानी कि मैं घर जाता हूँ। मैं तो बहुवचन है, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। ठीक है। अब बहुवचन के साथ यस या यस का प्रयोग होगा नहीं, तो वर्ब लगा दीजिए। आई गो टू क्या हो जाएगा? हूँ। ये हो गया बहुवचन का रूल, और ये हो गया एक वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। कौन से सेंटेंस पे? निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ था। ठीक है। देखिए ऊपर अफर्मेटिव का जो हुआ था, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ था। वह घर जाता है यानी कि ही गोज टू होम। डू डज का कहीं प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस बनेगा तो इसमें डू डज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो नॉट का प्रयोग होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ें वही है। ठीक है। अब देखिए, वह घर नहीं जाता है। वह घर जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? वह घर नहीं जाता है। यानी कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक वचन करता है ही, तो यहाँ क्या लगेगा? डज लगेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? डज। ही डज। अब उसके बाद लगाना है नॉट। नॉट लग गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें भी जाना है, तो फर्स्ट फॉर्म गो टू होम।
समझ में आया? वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू होम। ठीक है, अब आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, क्या वह घर जाता है, ये उसी का इंट्रोगेटिव बन गया। क्या वह घर जाता है, तो क्या पहले लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाएंगे, तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब डज ही लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा डज। उसके बाद लिखना है क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब एक चौथा जो आता है ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव यानी कि क्या से भी शुरू है और मतलब नहीं शब्द भी आया है, निगेटिव भी है। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, क्या वह घर नहीं जाता है, इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हम लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब यानी कि डज। क्यों? क्योंकि ही है, यानी कि वह है। अगर इसी की जगह बहुवचन होता तो यहाँ डू लगता, पहले क्या लग जाता? डू। तो डज ही, उसके बाद लगेगा क्या? नॉट। नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्योंकि ये वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों प्रकार के वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा नियम ये समझना है कि अफर्मेटिव में क्या होता है, सहायक क्रिया का यूज नहीं होता है, यहाँ यस या यस का प्रयोग होता है, और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग। ठीक है, थैंक यू।